हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति खंड 2, जो कि केसी यादव जी द्वारा रचित है। हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य। सामान्य परिचय। भारत का नाम अतुल धन संपत्ति के लिए यूरोप के देशों में अति प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। ना जाने कितनी सदियों तक इस धरती की देन और दस्तकारियों से पश्चिम की मंडियों की शोभा को चार चांद लगते रहे हैं। इसीलिए यूरोपीय देशों के व्यापारी सोने की चिड़िया भारत से सीधे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए सदैव ललायित रहे हैं। दुर्भाग्यवश 1498 तक उनकी यह इच्छा पूरी तरह से साकार नहीं होने पाई, परंतु इसी वर्ष सागर की उत्ताल तरंगों से जूझते हुए पुर्तगाल के एक साहसी नाविक वास्को डी गामा ने अंतरिप के रास्ते से भारत का समुद्री मार्ग खोजकर उनकी यह इच्छा पूर्ण करने में सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर तो देखते ही देखते यूरोप के अनेक देशों के व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत में आ धमके। इन्हीं व्यापारियों में कुछ चुस्त, चालाक और सबसे अधिक चौकस अंग्रेज लोग भी थे, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तत्वावधान में यहाँ व्यापार करने के लिए सन 1600 में आए थे। कुछ समय व्यापार करने के बाद यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता को देखते हुए इन अंग्रेजों ने स्थिति का लाभ उठाने की सोची। 1757 ईस्वी में वे बंगाल के तत्कालीन शासन सिराजुद्दौला से भिड़ बैठे और पलासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। भाग्यवश इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के हक में रहा। इससे आगे 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में इन्होंने बंगाल के शासक मीर कासिम, अवध के नवाब वजीर सुजात उद्दौला और दिल्लीपति शाह आलम को हरा दिया। इस विजय में पलासी के युद्ध के शेष कार्य को भी पूरा कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और सौदागर शासक बन गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर प्राप्त करने पर भी अंग्रेजों की भू पिपासा बुझी नहीं, बल्कि और तीव्र हो गई। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। कट्टर साम्राज्यवादी यह व्यक्ति सारे भारत को अंग्रेजी झंडे के नीचे देखने के लिए ललायित था। अतः उसने कार्यभार संभालते ही अपनी विरासतवादी योजनाएं बनानी प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम उसका ध्यान दिल्ली पर गया। उस समय वहां अकबर और औरंगजेब के तख्त पर शाह आलम बैठा था। अंधा, बूढ़ा और बीमार यह व्यक्ति हर तरह से अयोग्य था, किंतु फिर भी इसके नाम में जादू था। यह लोगों की दृष्टि में अब भी शहंशाह था, भारत सम्राट था। कोई भी देशी विदेशी शासक इसको अपने अधीन करके इसके नाम का उपयोग या यूं कहिए दुरुपयोग अपने स्वार्थों की सिद्ध के लिए कर सकता था। वेलेस्ली ने शाह आलम पर गिद्ध दृष्टि डाली। उसे मामला पेचीदा और रास्ता कंटक भरा दिखा, क्योंकि उस समय मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया दिल्ली में बादशाह को अपने नियंत्रण में रखे हुए था और उसे हटाए बिना बादशाह तक पहुंचना संभव नहीं था। खैर, वेलेस्ली तो अपना काम करने के लिए कटिबद्ध था ही। उसने मराठों की शक्ति को नष्ट करने के लिए दूसरा अलंग मराठा युद्ध लड़ा। 7 अगस्त 1803 ईस्वी को जनरल लेक ने लॉर्ड वेलेस्ली के आदेश अनुसार अपने मुख्यालय कानपुर से कूच किया। उधर मराठे भी कमर कसकर सम्रांगण में कूद पड़े।
बूढ़ा लेक धीरे पर मुस्तैदी से चला और पहले ही झटके में 4 सप्ताह बाद उसने अलीगढ़ को मराठा से छीन लिया। यहाँ का फ्रांसीसी सेना नायक पैरो धोखा देकर भाग गया। इसके बाद लेक ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यहाँ भी फ्रांसीसी सेना नायक बिना लड़े ही समर्पण करना चाहते थे, लेकिन मराठा सेना ने ऐसा नहीं करने दिया। अतः 11 सितंबर को दिल्ली के दक्षिण में 6 मील दूर प्रतापगंज नामक गांव में दोनों सेनाओं की लड़ाई हुई। हरियाणा के लोगों ने इस युद्ध में मराठों की काफी सहायता की। बल्लभगढ़ के नरेश हीरा सिंह ने नीचे जाटों ने रेवाड़ी के शासक राव तेज सिंह के नीचे अहीरों ने 5000 सिखों ने मराठों से कंधा मिलाकर युद्ध किया। सिपाही साहस से लड़े, किंतु फ्रांसीसी अफसरों की कायरता के कारण वे हार गए। हरियाणा कंपनी के अधीन विजयी अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1803 को भारत की ऐतिहासिक नगरी दिल्ली में बड़े गर्व से प्रवेश किया। यह उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन था। फ्रांसीसी अफसरों ने, जो दिल्ली का शासन चला रहे थे, तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और ऐसा ही अंधे शाह आलम ने किया। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को दौलत राव सिंधिया ने भी अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेक दिए। फलतः सरजी अंजन गांव के स्थान पर दोनों शक्तियों के मध्य संधि हुई और इसी संधि की एक धारा के अनुसार सिंधिया सरदार ने अपने अधिकृत अन्य इलाकों के साथ साथ हरियाणा भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ अंग्रेजों ने यह सोचा तक भी नहीं कि वे इस परिवर्तन की वैधता के लिए किसी दस्तावेज पर तत्कालीन भारत सम्राट मुगल बादशाह के हस्ताक्षर कराएं, क्योंकि वैधानिक रूप से हरियाणा प्रदेश और अन्य क्षेत्र भी उसी के अधिकार में थे। सिंधिया तो उसका रीजेंट मात्र था, पर भूपिपासा से बेहद पीड़ित उस औपनिवेशिक शक्ति को भला इन बारीकियों में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। उन्होंने तो मराठों से ही संधि करना उचित समझा। 2-4 रोज भर दिल्ली में रेजिडेंट रहने वाले एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल स्कॉट के शब्दों में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार को मराठों की पराजय के फलस्वरूप दिल्ली तथा अन्य क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। इसे उन्होंने बादशाह से नहीं, मराठों से शक्ति से प्राप्त किया है। अतः हारे हुए सरदारों से अंग्रेजों को वे सभी विशेषाधिकार प्रदान हो गए हैं जिनका कि वे पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न सम्राट की अनुमति के बिना प्रयोग कर सकते हैं। नई व्यवस्था। हरियाणा के नव अधिकृत क्षेत्र को किसी प्रकार प्रकाशित किया जाए, इस बात को लेकर कठिन समस्या खड़ी हो गई। गवर्नर जनरल बेलेजली ने जनरल लेक तथा ऐसे ही कई अन्य उच्च अधिकारी इस क्षेत्र की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक महत्ता को देखते हुए इसे सीधे कंपनी के अधीन करना चाहते थे, परंतु इंग्लैंड स्थित अधिकारी वर्ग यमुना नदी से आगे कंपनी की सीमाएं बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उनका सुझाव इस क्षेत्र के परित्याग करने का रहा। काफी ले दे रही, खूब मनमुटाव बढ़ा और स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। एक तरफ बेलेजली और उसकी तरह सोचने वाले अन्य लोगों के नए मुंडे सिरों पर तड़ातड़ ओले पड़ रहे थे, पर इसके पहले ही वे कंपनी के अधिकारियों के विरोध में कुछ बोलते उन्होंने बेलेजली को वापस इंग्लैंड बुला लिया। 1805 और उसके स्थान पर कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। नवागंतुक गवर्नर जनरल ने जाहिर है अपने मालिकों को की इच्छा का समर्थन करना था, अतः उसने आते ही वेलेजली की योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहा।
लेकिन कमांडर इन चीफ जनरल लेक ने इसका कड़ा विरोध किया। पर झगड़े का कुछ हल निकले इससे पहले ही कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। उसके अस्थायी उत्तराधिकारी वार्लो बने, जिन्होंने जनरल लेक से झगड़ा निपटाने हेतु मध्य मार्ग अपनाया। फलतः उसने इस क्षेत्र के पूर्णतः परित्याग या पूर्णतः अपने पास रखने की बजाय इसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग को जो कि छोटा सा था और इसे असाइड टेरिटरी का नाम दिया गया, कंपनी के सीधे नियंत्रण में रख दिया, और दूसरा भाग जो कि काफी बड़ा था उन सामंतों एवं सरदारों में विभक्त कर दिया जिन्होंने विगत आलंग मराठा युद्ध में अंग्रेजों को सैनिक सहायता प्रदान की थी। असाइड टेरिटरी जिसे कंपनी सरकार ने अपने सीधे नियंत्रण में लिया, वह यमुना के दाएं किनारे पर संकरासा क्षेत्र था, जो कि दिल्ली से 60 किलोमीटर उत्तर और 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। इसमें उत्तर में पानीपत, सोनीपत, समालखा, गंगौर और हवेली पालम के परगणे थे तथा दक्षिण में पलवल, नूहू, नगीना, हथीन, फिरोजपुर, झिरका, भोड़ा, टपुकड़ा, सोहना और रेवाड़ी के परगणे थे। इस संपूर्ण क्षेत्र को एक छोटे से प्रांत का रूप देकर अंग्रेजों ने यहाँ एक विश्वस्त एवं नीति निपुण अधिकारी को बहुत सारी राजनीतिक, न्यायिक और सैनिक शक्तियां देकर तैनात कर दिया। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहते थे और यह सीधा गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कार्य करता था। असाइड टेरिटरी के अतिरिक्त बचे हुए दूसरे भाग को, जैसा कि ऊपर कह आए हैं, सरकार ने कुछ ऐसे सामंतों को दे दिया जिन्होंने विगत आलंग मराठा युद्ध 1803 से 5 में अंग्रेजों की सहायता की थी। यह व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे जहां अंग्रेजों को एक तरफ स्वामिभक्त सामंती गुट प्राप्त हो गया, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियां भी हुई। क्योंकि इन राज्यों ने एक और ब्रिटिश राज्य और सिख राज्यों के बीच और दूसरी ओर ब्रिटिश राज्य और राजस्थान के रजवाड़ों के बीच अव्यवस्थित होकर एक बफर क्षेत्र का नाम दिया। अंग्रेजों की यह महत्वपूर्ण बात निम्न प्रकार थी। फर्रुखनगर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा को उनकी पुरानी जागीरें स्थायी रूप से प्रदान कर दी गई। फेजतल बखां को पटौदी का परगना प्रदान किया गया। अहमद बख्श खां को लोहारू और फिरोजपुर झिरका का क्षेत्र दिया गया। रावतेज सिंह को रेवाड़ी परगने में इस्तेमारी जागीर के रूप में 87 ग्राम प्रदान किए गए। होडल और पल्लव के परगने क्रमशः मुर्तजा खां और मोहम्मद अली खां अफरीद को प्रदान किए गए। रोहतक, महम, बैरी, हिसार, हांसी, अगरोहा, तोशाम, बरवाला तथा जमालपुर के परगणे सर्वप्रथम कुख्यात गुलाम कादिर रोहिल्ला ने भाई बमूम खां को दिए गए, पर थोड़े समय बाद ही जनता के विरोध के कारण उसे छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात ये परगणे अलवर के राजा के वकील अहमद बख्श को प्रदान किए गए, परंतु फिर भी वही बात, जनता के कड़े विरोध के कारण उन्होंने भी अपना यह पद त्याग दिया। तदुपरांत ये परगणे अब्दुल समद खां को दिए गए, परंतु वह भी यहाँ के खूंखार लोगों को नियंत्रित करने में असफल रहा और शीघ्र ही उसने अपनी यह जागीर नाहरवहू तथा दुजाना के परगणों से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नवाब मोहम्मद अली खां से बदल ली। कुंजपुरा के नवाब दरेल खां
जिंद, थानेसर और लाडवा के राजाओं तथा शामगढ़ के सरदार को उनकी अपनी पुरानी जागीरें स्थायी रूप से प्रदान कर दी गई। सरधाना की बेगम शमूर को करनाल तथा गुड़गांव के कुछ गांव दे दिए गए। कंपनी सरकार ने सोचा था कि उपयुक्त बाढ़ से हरियाणा क्षेत्र अच्छी तरह से नियंत्रित में रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जनता का विरोध। यह आम धारणा है कि थोड़े से ऐसे लोगों को छोड़कर जिनका भौतिक अहित हुआ, भारतीय जनता ने हर स्थान पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने पर प्रसन्नता प्रकट की और शांति और व्यवस्था के देवता के रूप में सब जगह उनका स्वागत हुआ। किंतु हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ गुड़गांव के मेव, अहीर और गुजरों ने, रोहतक के जाट और रांगड़ों ने, हिसार में भट्टी रांगड़, विश्नोई और जाटों ने, अंबाला, करनाल तथा कुरुक्षेत्र के राजपूत, रोड, सैनी और सिखों ने ब्रिटिश और उनके द्वारा नियुक्त किए गए स्थानीय सरकारों का नीचे लिखे ढंग से लगभग 6-7 वर्षों तक कड़ा विरोध किया। आखिर किन कारणों से ये लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े? क्या राष्ट्रीयता की भावना इनमें घर कर गई थी? नहीं, इसका तो उस समय संपूर्ण देश में ही अभाव था। क्या रूसो, वाल्तेयर, लॉक की रचनाओं इत्यादि से लोग प्रभावित थे? नहीं, ये तो इन लोगों ने देखी भी न थी। फिर क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? संभवतः इसके 2 कारण थे। प्रथम कारण यह था कि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी और शोषणकारी राज्य के स्वरूप के विषय में यह अच्छी तरह से जानते थे। और दूसरा कारण वही था जो कि 1874 में अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के एक 91 वर्षीय वीर सेनानी कैप्टन प्रेस्टन ने एक जांच के दौरान उद्घोषित किया था। प्रश्न: आप युद्ध में क्यों शामिल हुए? कैप्टन: हमारा लाल वर्दी पहनने का अभिप्राय केवल यही था कि हम सदैव स्वराज्य के अंतर्गत प्रशासित रहे हैं। दूसरों की हमारे निजी कार्यों में दखल अंदाजी हमें पसंद नहीं है। हरियाणा के लोग वास्तव में स्वराज्य व्यवस्था के बेहद प्रेम रखते थे। कई राज्य आए और चले गए, पर अनेक अंदरूनी मामलों में किसी ने भी दखल नहीं दिया। वे अपनी व्यवस्था स्वयं करते थे, खुद मुख्तियार से थे, पर अब नवागंतुक फिरंगी ऐसी चीजों से अज्ञानी थे। जहां कहीं भी वे गए, उन्होंने स्वशासित संस्थाओं को समाप्त कर दिया। हरियाणा वासी, जैसे कि ऊपर कह चुके हैं, इस बात से परिचित थे, अतः उन्होंने शस्त्र उठाए और आक्रमणकारियों के विरुद्ध अच्छा सबल संघर्ष किया। हरियाणा वासियों ने शक्तिशाली दौलत राव सिंधिया